तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास क्या था, क्या पढ़े थे लास्ट में, बताओ? एडिशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लिखो, एडिशन हम लोग समझ चुके थे। तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर में देखो, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और प्रोडक्ट भी है। लेकिन प्रोडक्ट का 2 टाइप्स पढ़ेंगे। वो जिस दिन प्रोडक्ट पढ़ेंगे उस दिन खाली प्रोडक्ट का ही पढ़ेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट है जो आगे के फिजिक्स के क्लास में हमको यूज होते रहेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, एक चीज बताओ कि एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? जैसे ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी। ऐड कैसे कर रहे थे? 2 रूल पढ़े थे, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल। ट्रायंगल रूल में क्या कर रहे थे, इसका हेड के साथ इसका टेल जोड़े थे, ठीक है। और पैरेललोग्राम रूल में दोनों का ही टेल था। तो मान लो ट्रायंगल रूल से हम लोग इसको जोड़े, तो ये रिजल्टेंट था ए प्लस बी, यही था। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो देखो, सब्ट्रैक्शन बोलकर कुछ नहीं है, हम एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। कंसेप्ट क्या है? अगर हम तुमको बताते हैं कि 7 + 8 = 15, अब इसी से मेरा निकल जाएगा 15 - 8 = 7, तो सब्ट्रैक्शन सीख गए एडिशन से ही। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे? देखो, फिर अगेन, ये तो एडिशन वाला है, हमको ये मालूम नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब फिर 2 वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे ए और बी में ना? अब हम लोग क्या करेंगे हाँ बताओ ना। तो वो तो फिर तुम्हारा ये हो गया पैरेललोग्राम रूल, दोनों का टेल या एक हेड टेल ट्रायंगल रूल। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहां पर +8 था, अब यहां क्या बन गया, साइन चेंज किए तो सब्ट्रैक्शन हो गया। इसका साइन, वेक्टर का साइन कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव वेक्टर पढ़ाए थे। इसका नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट। बताओ, क्लियर है? तो ये नेगेटिव वेक्टर को हम यहां ऐड कर देंगे। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। बताओ, सही लिखे? पॉजिटिव वेक्टर अपर डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, लोअर की तरफ क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर हम लोग पढ़े। अब देखो, दोनों का टेल ऐड है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखो, वो लोग एब्सेंट किया, आज इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन अभी देखो वेक्टर गड़बड़ हो जाने से आगे की टोटल कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा फिजिक्स में, नहीं करना चाहिए। तो दूसरा क्लास होता अलग बात है। अब हम पैरेललोग्राम का रूल कहें तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा बताओ? डायगोनल होगा या नहीं? कंफ्यूजन है? तो ये तुम्हारा ए और बी, तो रिजल्टेंट किधर हो गया? ए माइनस बी। तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, हम ऐड करने जानते हैं, तो ऐड करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस, कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आया हमारे पास? ए माइनस वेक्टर बी। ये इसको नोट कर लो, ये रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे माइनस वेक्टर में, डायरेक्शन को खाली चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब डायरेक्शन मिला, मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हम लोग क्या बोले थे, क्या फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का? बताओ, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था R = मोड में था √वेक्टर A²
प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे माइनस? क्योंकि ये इसका डायरेक्शन को बतलाता है, अमाउंट लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा। जो वो लेंथ था वही ये लेंथ है। बात समझ में आ रही है? प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी क्या था, और उसके बाद 2ab था ना। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर ये स्क्वायर लेकर चलते हैं, यहां 2ab, यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली क्या आया बताओ? तो रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका ए माइनस बी। इसको नोट कर लो, उसमें प्लस था, इसमें आ गया माइनस। क्यों आया माइनस? फिर से एक बार, यहां पर हम एक स्टेप जंप किए हैं। कॉस थीटा आ रहा था ना, आया था कॉस थीटा। यहां से वो थीटा जब हम प्लस कर रहे तो थीटा ये था, और जब नीचे आएगा तो थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर। और अभी तुम लोग मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है, फॉर्मूला होता है ऑल साइन 10 कॉस। तुम लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ी है तो ये क्लास एक बार मैथ का लेना होगा हमको, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ट्रिगो का। क्या है देखो, हम यहाँ पर वापस आते हैं, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल और प्लस, क्लास 10 तक पढ़े थे। यहाँ साइन और उसका उल्टा कोसेक, 10 और उसका कॉस, ऑल साइन 10 कॉस, कॉस और सेक, ये सब प्लस होगा। अदरवाइज कोई भी आएगा यहाँ पर माइनस होगा, साइन और कोसेक को छोड़कर सब माइनस होगा। कॉस 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 180 है और इसे थीटा माइनस कर देंगे तो मान लो ये, तो ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है नहीं तो कॉस माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस। बात समझ में आ रहा है? ये एक दिन क्लास लेना होगा, और मैथ स्टार्ट नहीं हुआ तुम लोग का। यहाँ पे वही माइनस कॉस थीटा अगर लेंगे तो माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ गया, आगे माइनस आ गया। तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या है, ए माइनस बी। इस माइनस के कारण ये माइनस नहीं आया, ये तो मैग्नीट्यूड प्लस में हमेशा होगा, खाली डायरेक्शन उसका माइनस में आ रहा है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो यहां जो नेमिंग दिए, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग वर्ड आया कहां से, रिसॉल्व। कोई भी वेक्टर को फिर से रिसॉल्व करेंगे तब इसका नाम पड़ा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। इस वर्ड से क्या समझ में आता है, जैसे हम दो वेक्टर लिए थे, फिर से हम बता रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर लिए थे, रिजल्टेंट ये निकला आर। चलो ठीक है। अब उल्टा सोचो, हमारे पास वेक्टर आर है, वो किससे बना था, ए और बी से। अब है कि हमारे पास वेक्टर आर है, वो किससे बना था, उसको निकालो, रिजॉल्व करो। जैसे ये वेक्टर आर है, अब वेक्टर ए और बी को मिटा दिए, अब तुम वेक्टर ए और बी को फाइंड करो। दो वेक्टर क्वेश्चन है, आर उसका रिजल्ट है, अब रिजल्ट दिया है तुम क्वेश्चन बनाओ, दैट इज रिसॉल्विंग वेक्टर। हाँ बताओ, हाँ थीटा कुछ भी होगा, थीटा बोल रहे हो ना, तो एंगल तो कुछ भी होगा दोनों के बीच। ये आर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमको वापस उस क्वेश्चन में, थीटा तो जरूरी है, निकालना है थीटा, मतलब अल्फा निकालना है कितना होगा, और थीटा भी निकालना है। अल्फा दिया होगा तो थीटा निकालो, जो भी है। ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, वापस क्वेश्चन में आएंगे तो वापस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, वेक्टर ए आएगा और क्या आएगा, वेक्टर बी। तो इस रिजल्टेंट से इस दोनों वेक्टर को लाने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, रिसॉल्व। पहले तो ये सॉल्व करके ये लाए, फिर रिसॉल्व करो,
डिसॉल्विंग ऑफ वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज होगा जो हम पहले बताए थे कि वर्षा के, अभी वो न्यूमेरिकल बनाएंगे, वर्षा की बूंद ऊपर से गिर रही है और हम चल रहे हैं आगे की ओर, तो हमारे अम्ब्रेला को किधर हम किस एंगल में पकड़े, वो तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लो नदी की जो स्ट्रीम है वो बह रही है एक दिशा में, तुमको नदी के एक एंड से दूसरे एंड में जाना है, एक एज से दूसरे एज में। तो तुम अगर सीधा जाओगे तो तुम पहुंच नहीं पाओगे, तुमको टेढ़ा होना ही होगा, इंक्लाइन होना ही होगा। जैसे नाव में अगर कभी भी कोई बड़ा रिवर जैसे गंगा उंगा पार किए होगे तो देखना जहां से हम स्टार्ट किए वहां नहीं पहुंचते, थोड़ा दूर में। स्ट्रीम की डायरेक्शन है एक, उसका फ्लोएशन है और तुम्हारा फ्लोएशन, तो दो वेक्टर आ गया तो रिजल्टेंट अलग होगा। तो उस रिजल्टेंट से हमको सॉल्व करना है, यहाँ रिजल्टेंट है इससे हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। इसी को क्या कहेंगे, रिजॉल्विंग वेक्टर। ये दोनों के बीच 90 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जब 90 होगा तो उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कब कहेंगे, जब आफ्टर रिजॉल्विंग अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच एंगल 90 हो तो उसको क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट है। तो अभी तक हम थोड़ा समझे, क्या समझे कि किसी भी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, बिना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुविधा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है बात। तो रिजॉल्विंग वेक्टर क्या है बताओ, रिजॉल्विंग वेक्टर क्या है कि हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है। अब दो कंपोनेंट के बीच अगर 90 डिग्री होगा तब इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर को दो पार्ट्स में कैसे तोड़ते हैं वो देखेंगे। अगर ये वेक्टर आर है रिजल्टेंट, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक ये लेंगे एक ये लेंगे, तो ये दोनों के बीच एंगल क्या होगा 90, तो इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कोई कोई इसको बोलते हैं हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन वो बोलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, हम इसको यहां नहीं लिए, हम यहां लिए, तो इसका 90 होना चाहिए, तो कहां ये हॉराइजॉन्टल और 90 डिग्री हुआ, माने वर्टिकल हुआ। इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को दो पार्ट में तोड़ेंगे, दोनों पार्ट के इंक्लूडेड एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक। तो चलो इसको हम फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। यहाँ डबल डायग्राम हो गया, ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल क्या है, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं वो, ये एंगल को मानकर चलते हैं। जब तू अभी पूछा तो ये एंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल क्या होगा 90 माइनस, ठीक है। तो अब ए मीन्स क्या है, इस रिजल्टेंट का ए डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, बात समझ में आ रहा है। जैसे हम इस हाथ में एक पेन ले लिए, समझो ठीक से, ये पेन ले लिए, इसका वेट किधर लग रहा है, वर्टिकली। अब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्टिकली फोर्स, तो कंपोनेंट क्या होगा, इधर फोर्स लगाएंगे, कंपोनेंट क्या होगा हॉरिजॉन्टली। बात समझ में आ रही है, दो फोर्स लगा रहे हैं। अब हम तीसरा फोर्स इस तरह लगाएं, इंक्लाइन। अगर इंक्लाइन लगाएंगे तो हाथ में फील क्या कर रहे हैं, थोड़ा नीचे भी फोर्स लग रहा है, थोड़ा इधर भी फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है रिजल्टेंट मानकर दोनों कंपोनेंट वर्टिकली। बात समझ में आ रहा है, क्या बता रहे हैं, फिर से एक बार देखो, जिसको समझ में नहीं है हमसे पूछो क्वेश्चन। लेकिन ये पेन इसमें है, इसमें अभी ओनली टूवर्ड्स वर्टिकली फोर्स लग रहा है, कंपोनेंट इधर नहीं लग रहा है। अगर हम इधर हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं तो खाली हॉरिजॉन्टल लगेगा, नीचे तरफ इसका वेट उसी का लगेगा, लेकिन इस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इंक्लाइन लगाएं तब क्या होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों कंपोनेंट वर्टिकली। बात समझ में आ रहा है, क्या बता रहे हैं, फिर से एक बार देखो, ये पेन इसमें है, इसमें अभी ओनली टूवर्ड्स वर्टिकली फोर्स लग रहा है, कंपोनेंट इधर नहीं लग रहा है। अगर हम इधर हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं तो खाली हॉरिजॉन्टल लगेगा, नीचे तरफ इसका वेट उसी का लगेगा, लेकिन इस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इंक्लाइन लगाएं
इधर भी होगा। तो ये जो फोर्स लगाए, प्रैक्टिकली सोचो, इस फोर्स को हम दो पार्ट में उसका इफेक्ट को बांट दिए, डिवाइड किए। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है दोनों पार्ट का, ये हो गया दो रेक्टेंगुलर। तो ये फोर्स हम लगाएं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया। अब हमको निकालना है, मान लो यहाँ 10 न्यूटन है सपोज, तो इधर कितना होगा वो जानना जरूरी है। हम तोड़ते क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको कन्वीनियंट नहीं है, हमको इस डायरेक्शन में फोर्स पता करना है, तो कितना होगा और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, फिर दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे अभी हम कर लेते हैं। हम यहां से देखो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, ए बी तो ले लिए, तो पी क्यू दे दो। तो एक ट्रायंगल हमारे पास क्या आया, ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बहुत ही फाइनली सोचो, बारीकी से, कोई प्रेशर मत लो, लेकिन अगर इसको ठीक से समझ जाओगे वेक्टर को तो बहुत आसान होगा फिजिक्स, इसलिए अच्छी तरह से समझो। हम अभी क्या निकालने चाह रहे हैं बताओ, क्या निकाल रहे हैं? एक कंपोनेंट में कितना प्रभाव होगा, इस कंपोनेंट में कितना प्रभाव होगा, ये ना कर रहे हैं। तब अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो हम निकाल लेंगे। बात समझ में आती है ना? ये कंपोनेंट मान लो 100 न्यूटन है, तो इस कंपोनेंट में मान लो 30 डिग्री में क्या होगा और 60 डिग्री में क्या होगा, 30 + 60 90। हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है। क्लियर है? इस ट्रायंगल में हम अगर कॉस लेते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा, b/8। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा b/8, कॉस थीटा b यहां पर क्या है, वेक्टर ए है, उसका मॉडुलस लेंगे। कॉस थीटा ये 90 है, तो कॉस थीटा b/8 होता है ना, तो हम लिखे कॉस थीटा b/8। b की जगह क्या वैल्यू है, वेक्टर ए, उसका मॉडुलस ले लें, मैग्नीट्यूड बाय h की जगह क्या वैल्यू है बताओ, खुशी बताओ, h की जगह क्या लिखेंगे, h क्या है, r है। हाँ तो r है, तो इसको मैग्नीट्यूड हम कर दिए। समझ में आया? इससे हम वेक्टर ए निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्या होगा वेक्टर ए, ये लाइफ टाइम तक चलेगा। हम पहले बता रहे हैं, चाहे 12 करो, उसके बाद तुम एनआईटी का सॉल्व करो, मेडिकल का सॉल्व करो, या आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करो, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसको हम बता रहे हैं वो बेसिक ध्यान दो। वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, वो भी दो कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 है, जिसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और दोनों कंपोनेंट का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, वो निकालते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, आर कॉस थीटा, यहाँ आर में डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन देना होगा तो फिर मोड लगाना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो नोट करो। तो बताओ श्रेया, बताओ, यहां पर 30 डिग्री दिए हैं, थीटा, थीटा 30 डिग्री है, और हम 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर कितना फोर्स मिलेगा हमको, हमको रिजल्ट बताओ। हम 100 न्यूटन दिए इस डायरेक्शन में, यह एंगल है 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में हमको कितना इफेक्ट पड़ेगा फोर्स का, यस, कैसे निकाले, 100 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो 100 से 2 कर गया 50√3। बहुत बहुत सही बताया जी, समझ में आ रहा है? तो फीलिंग करो क्या, तो इधर अगर हम 100 न्यूटन लगेगा तो इधर हमको कितना मिलेगा, 50√3। अगर 30 डिग्री में देखो, फिर से यहाँ सोचो, हम 30 डिग्री में 100 न्यूटन लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली हमको कितना फोर्स इफेक्ट होगा, 50√3। तो कैलकुलेट कर लिया। तो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? कहां से आया फॉर्मूला वो भी क्लियर है, तुमको समझ में आया इस तरह? चलो अब
ये तो इधर हुआ, अब इधर का करेंगे, इधर का करेंगे, इधर का चलो कितना होगा, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। चलो तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पी क्यू यहां एन लिख देते हैं। अब इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल पी ओ एन समझो, ये है 90 माइनस थीटा। हम इतना झमेला काहे करेंगे, हम ये ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हमको पता है, या साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसमें हम झमेला में नहीं जाएंगे, हम ऑल्टरनेट एंगल क्या थे, थीटा लेंगे। अब बताओ हमको ओ एन निकालना है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे, ओ सॉरी ओ एन, वेक्टर बी निकालना है, कौन सा करेंगे, यस गुड। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एक्स, साइन थीटा इक्वल्स टू पी की जगह वेक्टर बी बाय एच की जगह वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखाएं आर साइन थीटा। मजेदार है ना, बताओ। अब हाँ ट्रिगोनोमेट्री दोनों डायरेक्शन में तोड़ दिए। अब इसको लाइफ टाइम तक नहीं भूलना है, ये आर साइन थीटा है ना। चलो अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको लिख लो पहले। अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर उबे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा एंगल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए रेक्टेंगल बना रहे हैं, दो पार्ट में इसको तोड़ रहे हैं। अब इतना चीज हमेशा हम नहीं करने जाएंगे, ये तो हम प्रूव करके दिखाएं, लेकिन जब हम अप्लाइड करेंगे फिजिक्स के थ्योरी में या न्यूमेरिकल में, इतना चीज हम हमेशा नहीं करेंगे, नहीं तो इसी में हम लोग लटकते रहेंगे, बाकी कुछ होगा नहीं। तो हमको याद रखना है। अब याद रखेंगे तो क्या प्रोसेस है, याद रखने का प्रोसेस देखो, जिधर एंगल थीटा दिया हुआ है उसके एडजेसेंट में कॉस होगा, उसके ऑपोजिट में साइन होगा, ये फिर से एक बार, जिधर एंगल इज गिवन उसके एडजेसेंट साइड में कॉस होगा और ऑपोजिट में, ऊपर नीचे का बात नहीं हो रहा है। हम दूसरा वेक्टर यहां दिए, एक वेक्टर यहां आ रही है, इसको बोलेंगे कंपोनेंट में तोड़ो, तुम ये और ये तोड़ोगे। हम ये एंगल थीटा दिए तो ये कॉस होगा, हाँ ये कॉस होगा और ये होगा साइन। तो कोई जरूरी है हॉरिजॉन्टल है कॉस तो हमेशा कॉस होगा। अगर एंगल को चेंज कर देंगे, ये एंगल लेंगे तो ये कॉस होगा, ये क्लियर है। ये है समझने का तरीका, याद रखने का, और प्रूविंग ये कर दिए, ठीक है। ये भी नोट कर लो, कभी कभी भूल जाओगे, हाँ। तो अगर यहां थीटा कर दो तो कॉस कर दो, तब याद रह जाएगा कि जिधर एंगल है उधर हमेशा कॉस और ऑपोजिट में साइन होगा। अभी तक जो वेक्टर पढ़ रहे हो, 4-5 क्लास हुआ होगा या 3-4 क्लास हुआ होगा, इसमें से कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसको भूलना नहीं। अब तुम स्कूल ज्वाइन करोगे वहां पे, तो वहां पर भी देखो ये इसके पार कर देगा, जितना हाई फाई स्कूल जाओगे उतना पार कर देगा। तो तुमको तुरंत पकड़ना होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या, क्लियर है। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर इसी को कहते हैं। अब मिटाते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और क्लियरेंस होगा, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऊपर में लिखो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ब्रैकेट में कर दो यूनिट वेक्टर।
ठीक है, फिर से 3D फिगर में आते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई अब जेड, ये है ओरिजिन। देखो किसी किसी बुक में इसको जेड मानता है, इसको वाई मानता है, गलत नहीं होता है, किसी को भी कुछ मानो, लेकिन एक कंडीशन है कि दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। ये एक 3D फिगर है, तुम बताएगा सर ये 90 नहीं लग रहा है, हमको 135 डिग्री लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो इस तरह है ना, तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री है, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स में हम यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं बताओ, आई कैप, यस। वाई में ये कैप, यहाँ पर क्यों करते हैं ऐसा, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, फिर से एक बार। हाँ, जिसका वैल्यू यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड यूनिट, बट डायरेक्शन होता है, वेक्टर है। यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर अगर बताएंगे तो जीरो वेक्टर भी होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन डायरेक्शन है। जैसे ये पेन, एरो, एरो इस तरह करते हैं। उसी समय जो आर्चरिस्ट है उसको पता है कि एरो किस में हिट करेगा, लेकिन स्टार्ट नहीं किया, ये है जीरो वेक्टर। इस तरह की है, हम निशाना कर रहे हैं सामने का बोर्ड में, तो बोर्ड में ठीक पॉइंट में निशाना कर रहे हैं, तो ये वेक्टर है, दूसरी जगह नहीं जाएगा। हाँ क्या बोलो, हाँ तो ऊपर करके पॉइंट में ले आता है ना। टीवी में जो ओलंपिक गेम देखा होगा, एरो देखे हुए तानोगे, है ना, तो वो जस्ट स्टार्ट होगा मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट तो नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, लेकिन वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाला है, तो वेक्टर है, वो हो गया जीरो वेक्टर। तो हम लोग वहां पर नेगेटिव वेक्टर पढ़े थे, उसके बाद फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, और उसमें एक नाल जीरो वेक्टर भी लिख लेना, यूनिट वेक्टर भी पढ़े थे। जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, और डायरेक्शन होगा, हम एग्जाम्पल तो बता ही दिए। तो यहाँ देखो सबका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, क्या है दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन देखो, y को कहीं भी रखो लेकिन आई जे का कॉम्बिनेशन यही होगा, y हमेशा आई जे की तरफ होगा। अगर y को यहाँ लिखोगे तो जे कैप को यहाँ रखना होगा, बात समझ में आ रही है। इसे एक्स वाई को कहीं भी रखो लेकिन उसके साथ के जे भी चेंज होगा, के हमेशा जेड के साथ ही रहेगा और जे हमेशा वाई के साथ रहेगा। अब देखो हम किसी चीज का पोजीशन, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये स्पेस है, 3D फिगर नहीं है, मान लो ये पेन रखा हुआ है, पेन का एग्जैक्ट वैल्यू तुमको बताना है, एंगल को छोड़कर हम क्या बोलेंगे, ये मान लो इस दीवार है एक्स एक्सिस, ये हाइट है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक प्लेन है और ये जेड एक्सिस है, तो इसका पोजीशन एक्स से कुछ होगा, वाई से कुछ होगा, जेड से कुछ होगा। अगर पर्टिकुलर पोजीशन पता है तो एग्जैक्टली यूनिक पोजीशन आएगा। मान लो यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर है P, जिसका वैल्यू है 1, 2, 3, ये कोऑर्डिनेट है। हम लोग इसी क्लास में 2D सिस्टम में कोऑर्डिनेट पढ़े थे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई पढ़े थे, यहाँ एक्स वाई जेड होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 है एक कोऑर्डिनेट, यहाँ 1 होगा, 2 होगा यहाँ पर, और जेड से डिस्टेंस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो पॉइंट P, तो P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 1 होगा x के साथ, माने हाँ हाँ, एक्स वाई जेड की जगह ये नंबर आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो P का पोजीशन वेक्टर है, इसका P का जो भी है, एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं Q,
इसका वैल्यू लेते हैं मान लो 2,1,3। समझने के लिए कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम एक्यूरेटली ज्योमेट्रिकली हम पॉइंट आउट नहीं किए। 2, 1, 3 की जगह दूसरा कुछ कर दो। अच्छा 3 ये रहने दो, छोड़ो। तो यहां पर Q का क्या पॉइंट होगा बताओ? 2i कैप, 1j कैप, 3k कैप। कभी कभी 1 नहीं लिखा जाता है, ओनली j कैप लिखेंगे। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ठीक है, चलो हम इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। ये है OP, ये OP है ना, ये OQ है। हमको P से Q का डिस्टेंस निकालना है। हमें P से Q का डिस्टेंस निकालना है। बहुत बारीकी से समझो क्या यूटिलाइजेशन करेंगे हम OP को और OQ को। यस, माइनस तो करेंगे तो माइनस का वो रूल निकालेंगे। अब देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेक्टर। देखो यहाँ पे बोर्ड की तरफ OP का डायरेक्शन किधर है? इधर। अब PQ का उसी साइड, बट ये डिफरेंट है। जो डिफरेंट है इसको माइनस करना होगा। एक ही डायरेक्शन में प्लस होता है। तो हम लिख सकते हैं OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल्स टू एडिशनल वेक्टर में यही कर रहे थे। समझ में आ रहा है? देखो समझने से ये कुछ नहीं है, लेकिन नहीं समझने से बहुत भारी हो जाएगा। कंफ्यूजन है तो फिर हम रिपीट करेंगे, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। कंफ्यूजन है, चलो नहीं है तुम लोग को। समझ में आया क्या किए? क्यों OP को इधर रखे? डायरेक्शन उससे नहीं मिल रहा। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? हमको PQ फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है? PQ। क्योंकि OP और OQ तो दिया हुआ है, ये OP है ना, और ये क्या है? OQ है। हमको फाइंड करना है PQ। तो देखो PQ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? PQ इक्वल्स टू OQ माइनस OP। यहां से देखो, चलो बहुत अच्छी। OQ क्या होगा बताओ? वैल्यू बैठाओ। 2i कैप प्लस 1j को j कैप ही लिख सकते हैं, प्लस 3k कैप। एग्री करते हो? अरे बोलो भाई, ठीक है ना? चलो बोल्ड ही बोलना है कि हाँ समझ गए। अब OP की जगह क्या बैठाएं? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब उसको माइनस करेंगे हम। देखो 11 में और सब ज्वाइन करने दो, उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट में जो मेरा मुताबिक मार्क्स लागो उसको अलग क्लास में डाल देंगे। अलग क्लास में माने हाई लेवल में, थोड़ा मेंस का या मेडिकल का कोचिंग करते हो ना तुम लोग, करोगे ना, उसमें डालेंगे तो और ज्यादा भागेंगे हाई लेवल में। नॉर्मल 11, 12 से थोड़ा हाई फाई में चल जाएंगे। तो ये सब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको खाली एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करना, हर एक बुक को सॉल्व करना है। अब कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। यहाँ कहीं दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 2i माइनस आई कितना आएगा रे? i कैप, यस एल्जेब्रिक की करो। 2 यहाँ माइनस j कैप प्लस 0, 3 कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हम मेरा PQ ये रिजल्ट निकला। डायरेक्शन, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या डिस्टेंस मीटर में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? मोड निकालेंगे। मॉडुलस हम बताए थे, मॉडुलस का क्या फॉर्मूला था? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर नहीं है, ऐसे c स्क्वायर भी होता है। तो i स्क्वायर माने क्या होगा? 1। इसका मॉडुलस लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ c तो है नहीं तो 0 का स्क्वायर दे सकते हो, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ 1 + 1 √2 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर करना, मीटर में मीटर करना। तो PQ का डिस्टेंस हमको निकल गया।
क्या चल रहा है समझ में आया? हाँ बहुत अच्छा है, 2ab क्यों नहीं किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। थीटा यहाँ क्या है, cos 90 डिग्री क्या होगा 0, तो 2ab टर्म खत्म, ऑर्थोगोनल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। देखो एक्सरसाइज 4.12, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ये एक वाटर ड्रॉप जो रेन हो रही है उसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर ड्रॉप हो रही। हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ टू साउथ बोला है ना। हाँ इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं बाईसाइकिल से, ठीक है, वोमेन जा रही है बाईसाइकिल से। क्या स्पीड है उसका 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ दो स्पीड है, जो डाउनवर्ड गिर रही है उसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कर देते हैं वाटर VW रेन 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर हम साइकिल से नॉर्थ टू साउथ जाएं, हवा चलेगी किधर साउथ टू नॉर्थ। हम लोग अगर दौड़ते रहे तो खेत पर हवा लगेगा, पीछे नहीं ना लगता है। ट्रेन में सफर करते हो, ट्रेन में सफर उस चीज को तुम चूज करते हो जो सामने की तरफ जाए। दो विंडो में बैठो लेकिन एक सीट में बहुत हवा, दूसरा सीट में हवा नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा लगती है। तो अगर हम भीगेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में भीगेंगे ना, हम जा रहे हैं इधर तो भीगेगा इस साइड, बारिश इस साइड आएगा, तो उसका डायरेक्शन को हम मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? इसका स्पीड को हम मान लेते हैं v माइनस v, साइकिल है ना, v साइकिल कर देते हैं vc, ये vc है प्लस में, माइनस vc हो जाएगा माइनस 10 मीटर, या खाली 10 मीटर लिखो 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? क्या हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट के लिए? रिजल्टेंट दो तरह का था, मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा अगर 90 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम दो तरह से निकालेंगे, एक मैग्नीट्यूड का और एक डायरेक्शन का। चलो इसको रखो बुक को। तो चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट जो निकालेंगे हम, डायरेक्शन निकालने के लिए देखो दोनों का टेल जुड़ा हुआ है तो ट्रायंगल तो नहीं होगा, कौन सा रूल यूज करेंगे पैरेललोग्राम। तो चलो पैरेललोग्राम बनाते हैं। 10 है 30 है, ये होगा होगा। इसको पीछे बढ़ देते हैं, अम्ब्रेला को इधर पकड़ेंगे, ये एंगल तुमको निकालना है थीटा वर्टिकली। देखो रिजल्ट हम लोग का इस तरह का आएगा कि अम्ब्रेला को वर्टिकल से कितना एंगल में झुकाएंगे या हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल में झुकाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल से नहीं करेंगे क्योंकि अम्ब्रेला तो इस तरह नहीं पकड़ते, हम लोग इधर पकड़ते, कितना झुकाएंगे तो वर्टिकल से लेंगे। इसको मैंने हमको वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, और गिवन है VW इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, और गिवन है VC इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। हमको वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। डायरेक्शन, यहाँ खाली डायरेक्शन निकालना बोला है, रिजल्टेंट नहीं बताया। कितना जोर से बारिश छाता में गिरेगा उसको नहीं बताया, वो भी निकल जाएगा आर्ट से, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ वो नहीं बोला है। क्वेश्चंस खाली बोला है अम्ब्रेला को किस एंगल में झुकाएंगे, कि हम भीगे नहीं, तो उस तरफ झुकाएंगे जिस तरफ बारिश आ रही है, तब भीगेंगे नहीं। तो थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर का बेस होता है, ठीक है। तो यहां जो होगा थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस माने 10, और बेस क्या होगा 30,
कट जाएगा 1/3 माने 0.33। थीटा क्या होता है? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 0.333। ये आंसर रख लोगे एग्जाम में तो एकदम राइट, फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आंसर में गिवन है कि गिवन tan इनवर्स 0.33 कुछ एंगल है तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एंगल ऑलमोस्ट 28 पॉइंट समथिंग होगा, शायद 28.6 या इस तरह कुछ होगा। हो सकता है हम गलत है, हम डायरेक्टली किए 28.6 डिग्री का आसपास होगा। तो ये एंगल हमको निकालना है, शायद 0.33। देख लेना आंसर भाई, ये आंसर करके छोड़ देना ना, कोई झमेला नहीं है, शायद यही होगा। बुक में देख लो, बैठा दो आंसर। हाँ कितना है? 80। ठीक से देख लिया? देखो तो 1018 का क्या वैल्यू है? 1018 का क्या वैल्यू है? यही है ना? तो यहाँ 18 डिग्री कर दो, पूरा 18 डिग्री दिया हुआ है, देख रहे ना? इसका मैंने छाता को क्या करेंगे, ये एंगल 18 डिग्री आएगा। ये एक पार्ट है। रिजल्टेंट अगर निकलेगा किस स्पीड से बारिश गिरी है वो भी पता चलेगा। तुम देखोगे ऐसे खड़े रहो, माथा में चोट नहीं लगता, लेकिन स्पीड से जाओ बाइक में तो बारिश का जो गिरता है तो माथा में चोट लगता है, क्या है? रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? √a² + b², 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो निकलेगा निकलेगा। वो नहीं निकालना है इसलिए नहीं निकाला। बात समझ में आ रही है? चलो इसको नोट करो।